नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में 4 महीने बाद सामने आई एक फॉरेंसिक रिपोर्ट ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये मुकदमा फिलहाल अदालत में है, ट्रायल शुरू हो चुका है, गवाहों की गवाहियां भी दर्ज हो रही हैं, लेकिन सीबीआई की फॉरेंसिक लैब की एक रिपोर्ट के हिसाब से जूनियर डॉक्टर का रेप और कत्ल जिस सेमिनार हॉल के अंदर हुआ था, उस सेमिनार हॉल के अंदर किसी संघर्ष या जबरदस्ती के कोई सबूत नहीं मिले। ये है कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के उस सेमिनार रूम की तस्वीर, जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम देने की बात कही गई। कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई तक ने अपनी शुरुआती तफ्तीश में कुछ ऐसा ही पाया था, लेकिन अब सामने आई सीबीआई सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी सीबीआई सीएफएसएल की एक रिपोर्ट ने इस मामले को फिर से उलझा दिया। क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है कि मौकाए वारदात पर यानी जिस जगह से पीड़ित डॉक्टर की लाश बरामद हुई, वहां न तो उस मैट्रेस पर और न ही सेमिनार रूम में कहीं और डॉक्टर के साथ कोई संघर्ष या जोर जबरदस्ती के निशान मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात उसी सेमिनार रूम में और उसी मैट्रेस पर हुई, तो फिर वहां संघर्ष के निशान क्यों नहीं है? इसी के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर वहां संघर्ष के निशान मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि लड़की के साथ ज्यादती कहीं और हुई और फिर लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया। फिलहाल सीएफएसएल की इस रिपोर्ट ने कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए। दूसरे अल्फाज में कहें तो इस रिपोर्ट ने मामले को लेकर नए सिरे से असमंजस के हालात पैदा कर दिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट के हवाले से पैदा हुए इन सवालों की गहराई में और उतरने की कोशिश करें, आइए पहले रिपोर्ट के आखिरी पन्ने यानी पेज नंबर 12 पर एक निगाह डालते हैं, जिसमें मौकाए वारदात को लेकर पॉइंट वाइज यानी बिंदुवार तरीके से कुछ बातें लिखी हैं। पॉइंट नंबर 1, लकड़ी के स्टेज के ऊपर रखे मैट्रेस के अलावा उसके आसपास स्टेज पर पास में रखे ब्लू शीट टॉप वाले लकड़ी के टेबल पर जांच में कहीं भी कोई बायोलॉजिकल स्टेन यानी किसी इंसान के शरीर के किसी डिपॉजिट के दाग नहीं मिले। पॉइंट नंबर 2, लकड़ी के स्टेज पर रखे मैट्रेस के अलावा सेमिनार रूम के फर्श पर भी कहीं कोई बायोलॉजिकल स्टेन नहीं मिले, जबकि सेमिनार रूम को ही मौकाए वारदात बताया गया था। पॉइंट नंबर 3, मौके पर मिले सुराग, मसलन सीएफएसएल दिल्ली की टीम की ओर से इकट्ठा किए गए दवाई का फटा हुआ रैपर, मोबाइल का बैक कवर, फटे हुए पेपर के टुकड़े, मैट्रेस से काट कर निकाले गए दाग के टुकड़े, इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई के जांच अधिकारी के हवाले कर दिए गए थे। पॉइंट नंबर 4, मैट्रेस के कट मार्क एरिया पर गौर करने से ये साफ है कि ये मैट्रेस के उसी एरिया के हिस्से हैं जहां पीड़ित लड़की का सिर और पेट का निचला हिस्सा था। हालांकि आरोपी और पीड़ित लड़की के बीच यहां हुए संभावित संघर्ष के कोई भी निशान इस जगह पर मौजूद नहीं थे, जैसे कि मैट्रेस, लकड़ी के स्टेज या सेमिनार हॉल के अंदर कहीं और। पॉइंट नंबर 5, इस बात की संभावना भी कम है कि कोई बगैर किसी की निगाहों में आए अपराध को अंजाम देने के लिए सेमिनार हॉल के अंदर दाखिल हो सकता है, क्योंकि अस्पताल में 7 दिन 24 घंटे डॉक्टर, नर्स, अटेंडीज और दूसरे लोग मौजूद होते हैं। सेमिनार हॉल के अंदर कोई रेजिस्टेंस मार्क्स, कोई बायोलॉजिकल एविडेंस सीएफएसएल को नहीं मिला। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सिर्फ सेमिनार हॉल ही नहीं, उसके आसपास में जितने सारे हॉल है, जो एचओडी का रूम है, जो लाइब्रेरी है, डॉक्टर की जो रूम है, कहीं से कोई बायोलॉजिकल एविडेंस सीएफएसएल एक्सपर्ट को नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएफएसएल की तरफ से इस रिपोर्ट में कहा गया है जो मैट्रेस के ऊपर हत्या की गई थी, उस मैट्रेस में भी कोई रेजिस्टेंस मार्क और जो स्ट्रगलिंग की जो एविडेंस है, वो एविडेंस सीएफएसएल को एटलीस्ट नहीं मिला। और ये जो सीएफएसएल रिपोर्ट सीबीआई के हाथ में सौंप दी गई थी सितंबर महीने में, उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो रेजिस्टेंस मार्क
इसके अलावा एक ब्लड स्टेन मिला था जो मैट्रेस के ऊपर था, सिर्फ मैट्रेस के ऊपर ही ब्लड स्टेन मिला था। इसके अलावा वो पूरा सेमिनार हॉल के अंदर या बाहर कहीं नहीं कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस और कोई ब्लड स्टेन सीएफएसएल को नहीं मिला। और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सवाल सामने आ रहा है कि फिर अगर कोई रेजिस्टेंस मार्क नहीं है, कोई स्ट्रगलिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला, फिर आखिर उधर सेमिनार हॉल के अंदर क्या हत्या हुई थी? यानी ये रिपोर्ट बताती है कि मौका वारदात पर पीड़ित लड़की और आरोपी के बीच संघर्ष के कोई सबूत नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उसी हॉल के अंदर रेप और कत्ल जैसी वारदात हुई है तो फिर संघर्ष के निशान कहां चले गए? आपको याद होगा कि शुरू से इस मामले में सीन ऑफ क्राइम के साथ छेड़छाड़ करने की बात कही जाती रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सीबीआई सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स के सीन ऑफ क्राइम के मुआयने से पहले ही सीन ऑफ क्राइम को बदल दिया? अगर हां तो वो कौन है? फिलहाल इस सवाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट कहती है कि कोई भी इंसान बगैर किसी की निगाहों में आए चुपके से इस हॉल में वारदात को अंजाम देने के लिए दाखिल भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही है तो फिर किसी ने आरोपी को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा क्यों नहीं? ध्यान दीजिएगा, इस मामले में सीबीआई को वारदात के वक्त अस्पताल में संजय रॉय के आने और जाने के सीसीटीवी फुटेज तो मिले हैं, लेकिन उसे सेमिनार हॉल के अंदर जाते हुए देखने वाला कोई भी चश्मदीद नहीं मिला है। आरजी कौर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात 9 अगस्त को हुई थी, जिस मामले की शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई ने की, और सीबीआई ने 7 अक्टूबर को इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। और सीएफएसएल की ये रिपोर्ट भी उसी चार्जशीट का हिस्सा है, मगर ये रिपोर्ट सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज दूसरी बातों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। लेकिन ये तो रही रिपोर्ट की बात। अब आइए जान लेते हैं कि इस वारदात के बाद पीड़ित लड़की के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद कत्ल की पुष्टि की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल गला घोंटकर रात 3 से 5 बजे के दरमियान किया गया। आरोपी ने पीड़ित के साथ एबनॉर्मल तरीके से यौन अत्याचार किया, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट में गहरा घाव पाया गया। ऐसा करते हुए उसे रोकने और चिल्लाने के लिए उसके नाक, मुंह और गले को दबाया गया, जिससे उसका थायराइड कार्टिलेज भी टूट गया। उसके सिर को दीवार से सटाया गया, जिससे वो चिल्ला न सके। उसके पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर में चोट के निशान मिले। और तो और उस पर हमला इतनी जोर से किया गया कि उसका चश्मा तक टूट गया और उसके शीशे आंखों में घुस गए। इसी तरह पीड़िता के चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले। यानी ट्रेनी डॉक्टर ने खुद को रेप से बचाने की पुरजोर कोशिश की थी। अब सवाल यह है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी ये बातें सही हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मौका वारदात पर कोई संघर्ष के निशान ही न मिले? सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप की बात से इनकार किया है। यानी सीबीआई के मुताबिक रेप और कत्ल करने वाला एक ही शख्स संजय रॉय है। उसकी चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान के साथ साथ 12 पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन की रिपोर्ट भी शामिल है। मौका वारदात से मिले ब्लूटूथ से आरोपी के फोन का कनेक्ट होना भी इस बात का एक अहम सबूत माना गया कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने वाला संजय रॉय ही है। यहां तक कि पीड़ित के शरीर से मिला सीमन और खून के सैंपल भी आरोपी से मैच हो चुके हैं, जबकि क्राइम सीन पर मिले छोटे छोटे बाल भी आरोपी के होने की पुष्टि डीएनए जांच से हो चुके हैं। ऐसे में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सबूत तो कई हैं, लेकिन सीबीआई सीएफएसएल की ये रिपोर्ट इन तमाम तथ्यों को उलझाने के लिए काफी है। सीबीआई सीएफएसएल की इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके एक्सपर्ट्स को मौके पर पीड़ित और आरोपी के बीच संघर्ष के कोई भी निशान नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट से 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या दोनों के बीच मौके पर कोई संघर्ष हुआ ही नहीं, जो कि तकरीबन नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मामला रेप और फिर कत्ल का है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पीड़ित के शरीर में चोट के कई निशान मिले हैं। दूसरा ये कि क्या ये घटना कहीं और हुई और रेप और कत्ल के बाद लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया। हालांकि ये बात भी तकरीबन नामुमकिन लगती है, क्योंकि अब तक की तफ्तीश में ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया है
और तीसरा ये कि क्या सीन ऑफ क्राइम को एक्सपर्ट्स के पहुंचने से पहले ही किसी ने बिगाड़ दिया, फैब्रिकेट कर दिया, जो सवाल पहले भी उठाया जाता रहा है। जाहिर है सीबीआई सीएफएसएल की इस रिपोर्ट ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। कोलकाता से राजेश साहा और मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वो इस मामले में गुनहगार को 50 दिनों के अंदर अंदर फांसी के तख्ते तक पहुंचा देंगी। लेकिन हकीकत यह है कि ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने के बावजूद बेहद सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अभी तो गवाहों की गवाहियां तक पूरी नहीं हो पाई है। आखिरी फैसला कब तक आएगा, कोई नहीं जानता। कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में बेशक ट्रायल कोर्ट में हर रोज सुनवाई चल रही हो, लेकिन मामले का जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना फिलहाल खटाई में नजर आता है। वजह ये कि अब पीड़ित परिवार ने सीबीआई की तफ्तीश पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और इस मामले में नए सिरे से जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने इस पर 2 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। उधर पीड़ित पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे 2 नामी वकीलों ने अचानक से इस केस से अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में गुनहगार को कब तक सजा होगी भी या नहीं, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। सीबीआई ने इस मामले में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 मार्च को है। तब तक अगर इस मामले में कोई असरदार प्रगति नहीं हुई तो पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। फिलहाल अभियोजन पक्ष के करीब 81 गवाहों में से 43 गवाहों की गवाहियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अजीब ये भी है कि सीबीआई ने अब तक इस मामले में पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर की मां की गवाही भी दर्ज नहीं की है। 2 वकीलों के अचानक इस केस से हट जाने का नतीजा ये हुआ कि 12 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट में पीड़ित पक्ष की ओर से बात रखने वाला कोई था ही नहीं। ऐसे में 3 में से 2 आरोपियों को जमानत मिल गई, जिससे निराश होकर लड़की के घर वालों ने मामले में नए सिरे से जांच की मांग करते हुए 19 दिसंबर को हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पहले सीनियर लॉयर विकास रंजन भट्टाचार्य को अपॉइंट किया था, जिन्होंने केस छोड़ दिया। भट्टाचार्य लोअर कोर्ट में पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए पीड़ित परिवार किसी और वकील को नियुक्त करना चाहता था। कहा जा रहा है कि भट्टाचार्य ने इसी वजह से खुद को इस केस से अलग कर लिया। इसके बाद वकील वृंदा ग्रोवर की टीम ने भी 11 दिसंबर को ये केस छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इसकी कोई भी वजह नहीं बताई। फिलहाल सीनियर लॉयर करुणा नंदी इस मामले में पीड़ित परिवार का पक्ष कोर्ट में रख रही हैं। वो पहले से ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में देख रही हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट में 3 और वकील इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोलकाता आरजी कर रेप मामले में कुल 100 गवाह है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने अब तक रेप पीड़िता की मां की गवाही नहीं ली है। इस पूरी जांच से परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है और नए सिरे से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। 2 बड़े और नामी वकील अब तक इस केस को छोड़ चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये केस अभी भी दिशाहीन है। ऐसे में इंसाफ कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। मनीषा झा के साथ राजेश साहा, कोलकाता, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।